इस समय संसद का बजट सत्र चल रहा है। आप जानते हैं कि हमेशा बजट सत्र 2 चरणों में आयोजित होता है। इस बार का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू हुआ। 1 फरवरी को बजट प्रस्तुत किया गया वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा। 31 जनवरी को आर्थिक सर्वेक्षण संसद के दोनों पटलों पर, दोनों सदनों के पटल पर रखा गया था, जिसमें भारत की पिछले वित्त वर्ष की अब तक की प्रगति के बारे में समीक्षा होती है और अनुमान होता है आने वाले वित्त वर्ष के लिए कि किस तरह से ग्रोथ अलग-अलग सेक्टर में होगी। और 1 फरवरी को बजट सत्र था, बजट प्रस्तुत किया गया था। उसके बाद अब 13 फरवरी तक इस पर चर्चा हो रही है और इस समय संसद चल रही है। ये अलग बात है कि संसद तमाम ऐसे मुद्दों को लेकर संसद में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, विरोध होते हैं राजनीतिक दलों के माध्यम से। कांग्रेस या तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, तमाम पार्टियां जो विरोध करती हैं, ये एक कह सकते हैं संसदीय इतिहास का, भारत की संसदीय इतिहास का अच्छा और बुरा पहलू दोनों है। क्योंकि कई बार कड़े विरोध के कारण, लगातार विरोध के कारण बहुत ज़रूरी कामकाज नहीं हो पाते। कई बार संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से नहीं चल पाती, बैठकें स्थगित कर दी जाती हैं। दूसरा जो चरण होगा वो शुरू होगा 13 मार्च से और 6 अप्रैल तक चलेगा। मेरी कोशिश थी कि मैं बजट किसानों के लिए किस तरह से रहा, इस पर एक विस्तार से चर्चा का वीडियो मैं तैयार करूं और इसमें किसी एक्सपर्ट को पकड़ूं जो वास्तव में इस बजट को किसानों के लिए क्यों अच्छा माना जाए या क्यों बुरा माना जाए। ऐसा क्या प्लस रहा किसान भाइयों के लिए, ऐसा क्या रहा जो किसानों के लिए नुकसान का कारण बन सकता है, या ऐसा कौन सा कदम सरकार इस बजट के माध्यम से उठाने जा रही है, कितना धन आवंटित किया जा रहा है जिससे भारत की कृषि व्यवस्था में प्रगति अच्छी होगी। लेकिन अभी मैं किसी ऐसे एक्सपर्ट से कनेक्ट नहीं कर पाया जिससे इस बारे में तटस्थ तरीके से, न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू जिनका हो, जिस सिर्फ सरकार के पक्ष में या सिर्फ सरकार के विरोध में बात न करके वो बात करें जो वास्तव में सरकार ने, जिस नीयत से सरकार ने इसकी शुरुआत की है और जिस नीयत से ये सरकार के लिए और आम किसानों के लिए फ़ायदेमंद होने जा रहा है। तो मेरी कोशिश है, मैं जल्दी ही किसी न किसी एक्सपर्ट को पकड़कर आपके साथ चर्चा करूंगा। पकड़ के मतलब उनसे निवेदन करूंगा कि आप मेरे साथ जुड़ें और किसान भाइयों के लिए, किसानों के लिए, देश की कृषि व्यवस्था के लिए। क्योंकि आप ये जानते हैं कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसको गति देने में या उसको सँभालने में, कोविड के दौरान जब सारे सेक्टर बिल्कुल भी कमज़ोर हो गए थे और उनका परफ़ॉर्मेंस बिल्कुल शून्य हो गया था क्योंकि सब चीज़ें ठप पड़ गई थी। उस दौरान अगर भारत की अर्थव्यवस्था को किसी ने सँभाला है तो उसमें बहुत बड़ा रोल भारत की कृषि व्यवस्था का है। तो इस सच्चाई को जानते हुए, इस तथ्य को जानते हुए और ये भी जानते हुए कि भारत की कृषि में, भारत के सभी जो रोज़गार के सेक्टर हैं, जितने भी सेक्टर हैं, चाहे वो सर्विस हो या सेवा या फिर वस्तु हो, इन सभी सेक्टरों में सबसे ज़्यादा अगर किसी में कैपेसिटी है तो वो है एग्रीकल्चर में। और जो एग्रीकल्चर है वो सबसे ज़्यादा रोज़गार मुहैया कराती है और वो सबसे ज़्यादा कह सकते हैं कि मजबूत आधार है भारत की कृषि का, लोगों के कह सकते हैं आजीविकोपार्जन का। तो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इस पर थोड़ा विचार से, गहनता से बात होनी चाहिए और सरकार इसको गंभीरता से कितना ले रही है या नहीं ले रही है, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। क्योंकि सिर्फ़ जैसा कि अक्सर प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि वोट बैंक की पॉलिटिक्स या फ्रीबीज़ की पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, ये बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन इस बार जिस तरह से बजट में ऋण बढ़ाया गया है एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, तो क्या ऋण आवंटन बढ़ा देने से भारत के एग्रीकल्चर सेक्टर को बूस्ट मिलेगा? क्या किसान सिर्फ ऋण के सहारे अपना ग्रोथ करना चाहते हैं या किसानों को इस ऋण से फ़ायदा होगा? क्योंकि कई बार होता है कि आप करना बहुत कुछ चाहते हैं, आपके पास ज़मीन बहुत है, आप नए इक्विपमेंट खरीदना चाहते हैं और आपको नए सीड्स या नई टेक्नोलॉजी को आपको अपनाना है, तो उसके लिए आपको फंड की ज़रूरत होगी, पैसों की ज़रूरत होगी, जो कि आपके पास नहीं है। तो क्या ये जो बजट है वो इसमें मदद करने जा रहा है? और क्या वास्तव में जिस किसान को टारगेट करके ये बजट तैयार किया जा रहा है उस लक्ष्य को पूरा करने में जो हमारी मशीनरी है, जो हमारी मशीनरी की शिथिलता है, वो हमें मदद करेगी? क्योंकि कई बार होता है कि सरकार की नीयत ठीक है, सरकार की प्लानिंग होती है कि बजट
का जो या कोई भी स्कीम है, कोई भी योजना है, वो सही तरीके से इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि उसकी डिलीवरी, सर्विसेज की डिलीवरी जो सरकार के द्वारा शुरू की जा रही है, उसकी डिलीवरी किसानों तक पहुंच पा रही है या नहीं पहुंच पा रही है, उसका कोई मैकेनिज़्म है या नहीं है, कि किस तरह से उस कह सकते हैं कि अनडिलीवर्ड सिचुएशन को, उसको बेहतर किया जा सके। तो इन सब मुद्दों पर बात करना है। बहुत व्यापक चर्चा का विषय है ये, और निश्चित तौर पर इस पर चर्चा होनी चाहिए। और अगर सरकार ने अच्छा काम किया है तो उसकी सराहना होनी चाहिए, और सरकार ने अगर अच्छा काम नहीं किया है तो सरकार की आलोचना होनी चाहिए, ताकि नेक्स्ट बजट में, अगले बजट में, जो कि सरकार का चुनावी बजट होगा, उस दौरान सरकार बेहतर कुछ लेकर के आए और किसानों के लिए, खेती के लिए बूस्ट मिले, ताकि भारत को, जो भारत में एक चिंता बनी हुई है इस समय कि भारत में अगर कोई सबसे बड़ा चैलेंज है तो दो चैलेंजेस हैं, एक महंगाई को नियंत्रित रखना और दूसरा है रोज़गार का सृजन। तो ये जो दोनों चिंताएं हैं, इनको एड्रेस किया जा सके, इनका समाधान हम ढूंढ सकें, ये प्रयास हमें करना चाहिए। तो इसके लिए निश्चित तौर पर मैं एक्सपर्ट्स के साथ बैठूंगा और आपके साथ जुड़ूंगा, चर्चा करूंगा कि ओवरऑल समग्र बजट किस तरह से एग्रीकल्चर को प्रमोट करने वाला है, किस तरह से ये एग्रीकल्चर को बूस्ट देने वाला है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मैं जुड़ता रहूँगा आपके साथ, और कोशिश करूँगा कि कृषि मंत्रालय के और कृषि किसान कल्याण मंत्रालय के अधिकारियों या मंत्री से भी बात हो और आप तक उनकी बात पहुंचाऊं, वो क्या सोचते हैं इस बजट को लेकर के, इस बारे में भी चर्चा करूं। तो बने रहिएगा मेरे साथ। धन्यवाद।